नमस्कार शिक्षक साथियों। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान टीचर्स अपडेट में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आधार रेखा मूल्यांकन के बारे में, जिसे हम बेस लाइन असेसमेंट कहते हैं। क्योंकि वर्ष 2023-24 के लिए शिविरा प्रकाशित हो चुकी है और हमें पूरे वर्ष भर उसी शिविरा के अनुसार कार्य करना है, तो हम आपको पूरे सत्र शिविरा के अनुसार अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमें जुलाई के अंदर ये कार्य करना है। आधार रेखा मूल्यांकन क्या है, इसका आयोजन कब करना है और किन किन कक्षाओं के लिए है, और भी इसके बारे में जो खास बारीकियां हमें जो ध्यान रखने वाली जो चीज़ें हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं हमारे शिक्षक साथी श्री चंद्रभान जी। सर, आपका स्वागत है। सर, ये आधार रेखा मूल्यांकन क्या है? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो जो नई शिविरा ले आई है उसकी पर चर्चा करने वाला हमारा ये पहला वीडियो है, और इसमें हम शैक्षणिक सत्र में जो शैक्षिक गतिविधियां होंगी कक्षा कक्ष में उन पर चर्चा करते रहेंगे। और उनमें जो सबसे जो पहला जो जैसे कि 1 जुलाई को हमारे विद्यार्थी हैं वो अपने स्कूल में आएंगे, तो उस आते ही हमें सबसे पहले जो कार्य करना है उस पे आज जो हम कक्षा 1 से 5 की बात करने वाले हैं, 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए हमें किस प्रकार से रिकॉर्ड मेंटेन करना है और कैसे कैसे उनके साथ में कार्य करना है। सबसे पहले हमें जो शिविरा के अनुसार है उनका बेसलाइन आकलन है वो हमें करना है। तो बेसलाइन आकलन क्या होगा कि बच्चों का जो कक्षा स्तर है प्रत्येक विषय में, हिंदी में, अंग्रेजी में और गणित, ये बेस कोर विषय हैं, उनका जो बेसलाइन आकलन है, उनका कक्षा स्तर है वो कौन सी कक्षा के स्तर का है, तो उनका हमें मूल्यांकन करना है और उसी के अनुसार हमारे को आगे का शिक्षण कार्य है वो हमारे को करवाना है। तो सबसे पहली बात यह है कि बेसलाइन आकलन हमें करना है, और कौन कौन सी कक्षाओं का करना है। कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 के विद्यार्थियों का करना है। हिंदी, अंग्रेजी और गणित 3 विषयों का करना है। पर्यावरण अध्ययन का बेसलाइन आकलन हमें नहीं करना है। तो सबसे पहले हमें बेसलाइन आकलन है वो आते ही विद्यार्थी का वो करना है, और शिविरा के अनुसार इसकी जो डेट दी गई है वो 2 से 5 जुलाई दी गई है, ये इसकी डेट है। जी बिल्कुल। जैसे कि आपने जुलाई के बारे में बताया है, तो ये 2023-24 का जो बेस लाइन असेसमेंट हमें करना है, इसकी कोई डेट जो फिक्स जो निर्धारित दिनांक है, और मान लीजिए उस दौरान यदि कोई बच्चा नहीं आ पाता है तो उसके लिए क्या अल्टरनेटिव व्यवस्था रखी गई है? बिल्कुल, अगर उस डेट में कोई विद्यार्थी, क्योंकि जुलाई में शुरुआत में जो एडमिशन का अपना प्रवेशोत्सव चल रहा होता है और साथ के अंदर उसी के विद्यार्थी हैं वो कम आते हैं छुट्टियों के जस्ट बाद में, तो क्या होगा 2 से 5 जुलाई के बीच में विद्यार्थी नहीं आया या फिर एडमिशन नहीं हुआ, बाद में एडमिशन होता है, तो उस प्रक्रिया में क्या हुआ, जैसे ही उसका एडमिशन होता है विद्यार्थी विद्यालय में आता है, तो उसका आने के बाद में 1 सप्ताह है यानी 15 दिन, 1 सप्ताह के अंदर उसको कुछ थोड़ा बहुत स्कूल में आने के बाद में उसको कुछ कार्य करवा के फिर हमें उसका बेसलाइन आकलन करना है। या तो अपना इसका जो जुलाई का शुरुआत का 1 वीक है उसमें लेना है, या फिर उसके विद्यार्थी जब भी स्कूल में आता है तो आते ही उसका जो शुरुआती वीक है उसके अंदर हमें बेसलाइन आकलन है वो लेना है। जी बिल्कुल। और जिन बच्चों का हमने बेस लाइन असेसमेंट कर लिया है, तो उसके पश्चात की आगे की प्रक्रिया क्या है? उस प्रक्रिया को अपन किस नाम से जानते हैं, यानी कि हमें आगे क्या करना है? देखिए सर, आप जिसकी प्रक्रिया की बात कर रहे हो वो कर रहे हो आप कि बेसलाइन आकलन हो गया तो उनका क्या करना है। बेसलाइन आकलन यहाँ पर मैं बात बता दूं वो है पद स्थापन आकलन। जिन विद्यार्थियों का किसी विद्यालय से जो विद्यार्थी आए हैं और होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड वो विद्यार्थी लेकर के आए हैं, मान लें राजकीय विद्यालय से वो विद्यार्थी आए हैं, और उन राजकीय विद्यालय से आने वाले विद्यार्थी हैं उनका, क्योंकि होलिस्टिक जो रिपोर्ट कार्ड लेकर के आते हैं उसमें हमें अगली कक्षा का स्तर है वो पहले से उसमें इन पता रहता है कि विद्यार्थी है, मान लीजिए वो कक्षा 3 में है तो उसका कक्षा स्तर हिंदी में कौन सा स्तर रहेगा, अंग्रेजी में कौन सी कक्षा का स्तर रहेगा और गणित में कौन सी कक्षा का स्तर रहेगा। तो उन विद्यार्थियों का हमें बेसलाइन आकलन नहीं करना है, उन विद्यार्थियों का पद स्थापन करना है। क्योंकि किससे दे करके करना है, उनके जो पुराने होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर कोई विद्यार्थी है वो राजकीय विद्यालय से आ रहा है और उसमें संस्कृत विद्यालयों को छोड़ करके, तो उन विद्यार्थी से होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड लेकर के उसमें जो उनका स्तर दे रखा कक्षा स्तर, उनका हमें अपने रिकॉर्ड के अनुसार उसका पद स्थापन कर लेना है कि विद्यार्थी इस विषय में इस कक्षा के स्तर का है, तो वो पद स्थापन है वो हमें उनका करना है। हाँ जी सर, जैसा कि आपने बताया कि जिनका पद स्थापन किया गया है हमें उनका बेस लाइन असेसमेंट नहीं लेना है।
और इसी क्रम में हमें आगे आपसे ये जानकारी लेनी है कि बेसलाइन आकलन में हम जो उनका आकलन लेंगे बच्चों का, तो उसका क्या क्राइटेरिया रखा गया है, क्या उसका निर्धारण उसका किस प्रकार से करेंगे? ग्रेड सिस्टम होगा या अंक है? और ग्रेड भी है तो वो किस किस के अनुसार हमें उसका निर्धारण करना है? जी बिल्कुल। देखिए बेसलाइन आकलन है, उसमें हमें जैसे कि ग्रेडिंग हम उसको देते हैं योगात्मक आकलन के टाइम पर ए बी सी, तो वो ग्रेडिंग हमें नहीं देनी है। इस आकलन के दौरान हमें क्या करना है कि उसकी बच्चे की कक्षा का स्तर पता करना है। मान लीजिए बच्चा है वो कक्षा 4 के स्तर का है, तो उसमें वो हिंदी के अंदर इनरोल्ड वो 4 में है, तो उसका बच्चे का स्तर है वो कौन सी कक्षा के स्तर का है। मान लीजिए वो बच्चा हिंदी में कक्षा 2 के स्तर का है, तो यहाँ पर हमें लिखेंगे हिंदी में कक्षा स्तर है वो 2। गणित में यदि वो 3 का है तो 3 लिखेंगे, और अंग्रेजी में यदि वो कक्षा 4 का है तो वो 4 के स्तर के। तो इसमें ग्रेडिंग नहीं देके कक्षा स्तर लिखना कि बच्चा कौन सी कक्षा के स्तर का है। तो हमें यहाँ बहुत ये ध्यान रखने वाली बात है कि हम उसको एबीसी ग्रेड नहीं दे करके रह जाएं, उनको कक्षा स्तर हमें उसमें लिखना है। जी बिल्कुल सर। और इसी क्रम में अगला प्रश्न ये है कि जो बेसलाइन का जो प्रश्न पत्र है, वो प्रश्न पत्र का निर्माण शिक्षक साथी जो हैं वो किस प्रकार से करें, यानी कि किस प्रकार के प्रश्नों को उनको शामिल करना है, कितने प्रश्न करने हैं, किस वो ऑब्जेक्टिव हैं, या किस प्रकार का प्रश्न पत्र उनको तैयार करना है? जी बिल्कुल। बेसलाइन का जो प्रश्न पत्र निर्माण है, सबसे पहले तो मैं बता दूं बेसलाइन का जो प्रश्न पत्र निर्माण है वो अपने शिक्षक साथियों को ही निर्माण करने हैं। और दूसरी बात है इनके स्तर की बात है। तो जो स्तर की प्रश्न पत्र में कैसे प्रश्न निर्माण करने हैं, तो इसके अंदर जो प्रश्न हमें निर्माण करने हैं वो ये रहेंगे कि जैसे कि बच्चा कक्षा 4 का है, हिंदी का हम प्रश्न पत्र निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें कुछ प्रश्न हमें कक्षा 4 के जो कक्षा 3 के लेवल के प्रश्न डालने हैं, कुछ प्रश्न है वो कक्षा 2 के स्तर के डालने हैं, कुछ प्रश्न है वो कक्षा 1 के स्तर के हैं, मतलब तीनों कक्षाओं के स्तर का है। और जब हम प्रश्न पत्र लेंगे बच्चे से वो हल करवाएंगे, तो मान लीजिए बच्चा ने कक्षा 1 के जो लेवल के जो प्रश्न है वो हल कर दिए, इसका मतलब बच्चे का हिंदी में जो कक्षा स्तर है वो क्या रहेगा 2। अगर बच्चे ने 1 और 2 के दोनों के स्तर कर दिए तो वो बच्चे का रहेगा 3। और अगर यदि बच्चे ने कक्षा 1, 2 और 3 के तीनों कक्षाओं के स्तर के प्रश्न हल कर दिए, इसका मतलब बच्चा वो कक्षा 4 के स्तर का बच्चा है। तो इस प्रकार के स्तर के रहेंगे। बच्चा हम जिस कक्षा का प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा है वो कक्षा 3 के स्तर का प्रश्न पत्र निर्माण नहीं करवा रहा है, नहीं वो हल नहीं कर पा रहा है, तो हमने जो कक्षा 2 के बच्चों के लिए जो प्रश्न पत्र निर्माण किए थे वो हम इनको दे सकते हैं और उनका हमें पता लगा सकते हैं। और इसी प्रकार यदि वो कक्षा जो 1 के स्तर का हमने तैयार किया था, अगर वो हम दे तो वो भी हम कर सकते हैं। तो मतलब पीछे की कक्षाओं के स्तर के प्रश्न इसके अंदर वो शामिल करने हैं। जी बिल्कुल सर। और बेसलाइन के जो प्रश्न है और उसके अंतिम जो क्वेश्चन है वो ये है कि बेसलाइन जो आकलन हो गया है, क्या इस बेसलाइन आकलन का अपना जो योगात्मक आकलन जो आगे होने हैं, एस जिसको एस ए कहते हैं अपन, एस ए 1 एस ए 2 समेटिव असेसमेंट, तो क्या बेसलाइन असेसमेंट का समेटिव असेसमेंट यानी कि योगात्मक आकलन के अंदर भी कोई रोल है, या उनका कोई महत्व है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि जो बेसलाइन आकलन है वो योगात्मक आकलन जो सुमेटिव असेसमेंट होते हैं, एस ए 1 जो होगा अपना सितंबर में होने वाला है, सितंबर 2023 में, उस समय इसका क्या रहेगा। तो एस ए 1 की जो डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रक्रिया है उसमें भी ये रहेगा, क्योंकि उसका जो रिपोर्ट कार्ड हम होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे, तो उस रिपोर्ट कार्ड से में हमें ये अंकन करना होगा कि हम उस बच्चे का जो बेसलाइन आकलन लिया था उसमें इन हिंदी, अंग्रेजी और गणित इन विषयों में क्या रहा था, और साथ में जो योगात्मक आकलन जो हमने पढ़ाना है, जो बच्चे को पढ़ाना प्रारंभ किया है, उनकी अध्ययन करवाया है, आकलन तो बाद में हो, उससे पहले योगात्मक आकलन का जो सिलेबस करवाया है उस समय हमने कौन सी कक्षा का करवाना है, क्योंकि इसमें बच्चे के स्तर के अनुसार ही हमें शिक्षण कार्य करवाना है। तो अगर हम बेसलाइन आकलन नहीं लेंगे तो हमें बच्चे के स्तर का पता नहीं चलेगा, और बच्चे के स्तर का पता नहीं चलेगा तो हम सही तरीके से उनको शिक्षण कार्य नहीं करवा पाएंगे। इसलिए योगात्मक आकलन का जो शिक्षण कार्य है वो करवाने के लिए और उनके डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया करवाने के लिए हमें बेसलाइन आकलन है वो सबसे पहले करना है, और ये मस्ट है। सभी शिक्षकों को अपने सभी बच्चों को जो कक्षा 1 से 5 के हैं उनका बेसलाइन आकलन करवाना है। बस ध्यान ये रखना है कि कक्षा 1 का बेसलाइन आकलन नहीं होगा और कक्षा 3 से 5 तक का पर्यावरण अध्ययन का बेसलाइन आकलन नहीं होगा। इसमें 2 से लेकर के 5 तक का हिंदी, अंग्रेजी और गणित का जो बेसलाइन आकलन है वो हमें करना है। तो साथियों, आपके लिए
पूरी डिटेल में जानकारी मिल चुकी है आपको, और ये वीडियो इसी पर्पज़ से तैयार किया गया है कि बेस लाइन असेसमेंट क्या है। बहुत सारे स्कूलों में ये देखने को आता है कि शिक्षक साथी जानकारी के अभाव में बेस लाइन असेसमेंट ठीक प्रकार से नहीं ले पाते हैं। तो उनकी सुविधा के लिए हमने ये एक वीडियो तैयार किया है। तो इसका प्रचार प्रसार आप अधिक से अधिक कीजिएगा, और अभी जो नए शिक्षक साथी आपके साथ जुड़ते हैं तो वहाँ तक आप इस वीडियो को पहुँचाइएगा। और आगे भी आपको पूरे वर्ष भर हमारे साथ जुड़े रहना है, इसलिए आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन को आप ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपको तुरंत जो ही नया वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और आप लाभान्वित हो सकें कि हमें पूरे वर्ष पर्यंत 2023-24 का जो सेशन है उस सत्र में हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य कब कब करने हैं, आपसे कोई चूक ना हो। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देखिए साथियों, हम आपको समय समय पर विभाग के द्वारा जो कार्य दिए जा रहे हैं, शैक्षणिक कार्य दिए जा रहे हैं, जैसे वो आकलन है होगा, प्रश्न पत्र निर्माण होंगे, जितने भी कार्य मतलब शिक्षक से संबंधित जितने कार्य हैं, हमारा जो प्रयास है वो ये है कि जो जितने भी शिक्षक को प्रैक्टिकली तौर पर जो कार्य करने होते हैं, उनके लिए हम समय समय पर शिक्षकों की सहायता के लिए बिल्कुल सटीक जानकारी दें जो प्रैक्टिकली उनके काम में आती है। और ये साथियों, हम पूरी कोशिश ये करते हैं कि आपको शिक्षक को जितने भी कार्य करने होते हैं उनका समय समय पर हम उनको पूर्व के द्वारा एक वीडियो के माध्यम से हमें संदेश पहुंचाएं कि आपको अब ये कार्य करना है, और उसी के लिए हम समय समय पर वीडियो लेकर के आते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी हमारा कोई इस प्रकार का हमारा शैक्षणिक कार्य होगा आपका उसको नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल मिलेगा। हम ना तो किसी आदेश के सरकारी आदेश हैं उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ना और हम आपके लिए जो प्रैक्टिकली जो समस्या आ रही है उनका निस्तारण करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद साथियों। साथियों, यदि आपका व्यक्तिगत तौर पे कोई अन्य प्रश्न है अपने विभाग से संबंधित, तो आप उसके लिए हमारे सर जो चंद्रभान जी सर हैं, सीबी सर हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क के लिए इनका जो नंबर है वो आप नोट कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, जो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप भी बना हुआ है राजस्थान टीचर्स अपडेट, आप उससे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उस व्हाट्सअप ग्रुप का जो है लिंक हम ऐड करेंगे, और नंबर मेरा 9950431318, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन विद्यालय समय में मुझे किसी भी प्रकार का कोई कॉल है वो अगर आप करेंगे तो मैं रिसीव नहीं करूँगा। वो आप शाम को इसको 5 से 6 के बीच में ही, 1 घंटे के बीच में आप कर सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन है वो इतने कॉल रिसीव नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों की जो हैं प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करें। मैं कमेंट बॉक्स में आप जितने कमेंट करते हैं मैं उनका पूरा उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि किसी प्रश्न का समाधान नहीं हो पाता कमेंट बॉक्स में, तो ही आप कॉल करें। लेकिन आप कॉल आएगा तो आपका उसका निस्तारण करने का पूरा प्रयास हम करेंगे। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपने आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।